हमारी आज की वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर करने जा रही हूँ। वो कमेंट्स जो कि बुर्सलारी स्कॉलरशिप के हवाले से मुझे रिसीव हो रहे थे काफ़ी टाइम से, पर उनको एक कमेंट में उनका रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इस वीडियो के लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम वो तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि यूसेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को अपने ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है, विच इज़ अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, इसको भी मैंने समराइज़ किया है इन द फॉर्म ऑफ की पॉइंट्स। जस्ट वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो कि आपको यूसेट के हवाले से कवर करनी है, और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आने वाले वो टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊंगी जो कि यूसेट के पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के रिएक्शन काइनेटिक्स होते क्या है। स्टडीज कंसर्न्ड विद रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस and the factors that affect them constitute the subject matter of reaction kinetics। अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसका जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो बहुत लेंथी है, बट उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यही याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है या स्लो स्टेप होता है उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक टाइम होता है जिस टाइम पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही हो, फिर उसको डिवाइड करते हैं बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज, कि कितनी देर में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है, जितनी भी कंसंट्रेशन चेंज हुई है उसको हम डिवाइड करते हैं टाइम के साथ कि कितने टाइम में चेंज हुई है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आपने एग्जैक्ट याद रखना है, और यूसेट के हवाले से आपने यूनिट्स को लाजमी करना है। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी यूनिट्स के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, और हर यूसेट के पेपर में यूनिट में से एक क्वेश्चन तो लाजमी ही आता है, तो आपने यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। The rate at which reactants are converted to product at a specific moment in time is called the instantaneous rate। Instantaneous rate क्या होता है? ये हमारे पास वो रेट होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में किसी स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पर, तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एवरेज रेट। अब हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान हो, उसे कहते हैं एवरेज रेट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एवरेज रेट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर होता है कब? व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो। जब टाइम इंटरवल जो है वो जीरो को अप्रोच करता है तो एवरेज रेट हमेशा किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस रेट की। तो ये दोनों डेफिनेशंस इंस्टेंटेनियस रेट की और एवरेज रेट की आप लोगों ने याद करनी है, और उसके अलावा ये भी याद करना है कि एवरेज रेट कब इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस रेट के? जब टाइम इंटरवल जो है वो जीरो हो। नेक्स्ट पेज है हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसमें भी बस ये दो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। Concentration of reacting substance is summarized in law of mass action. It states that rate of reaction is proportional to the active mass of reactant or the product। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग सब्सटेंस की, उसको समराइज किया गया है किसमें? लॉ ऑफ मास एक्शन में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। मतलब कि
हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी कि वो रिएक्टेंट का मास जो कि रिएक्ट कर रहा हो। तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को लाजमी याद रखना है और लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और वो डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर ये स्मॉल k है। ठीक है, K जो है वो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको। फॉर द रिएक्शन K रिमेन कांस्टेंट बट इट चेंज विद टेम्परेचर। मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए जो K है हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट जो K है वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे अपनी FSC में, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो यहाँ पर जस्ट टू द पॉइंट इनको हम कवर कर लेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं रिएक्शन के, जिनमें हमारे पास पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसमें क्या होता है, रेट डज नॉट चेंज व्हेन कंसंट्रेशन चेंज। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता जब कंसंट्रेशन चेंज हो। रेट स्टेज कांस्टेंट बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। यानी इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी कम हो या ज़्यादा हो उससे रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं और उसके लिए रिएक्टेंट हमें चाहिए 5 ग्राम। अब हम चाहे उसमें 5 ग्राम ऐड करें, 15 ग्राम ऐड करें या फिर हम उसमें 50 ग्राम ऐड करें, उस रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं और ज्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जो है रेट डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन डबल्स। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल होगी। जस्ट आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपने सिर्फ ये याद रखना है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन डबल्स। जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन डबल्स। इसमें जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप रेट को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन डबल होगी, रेट भी डबल होगा। सेकंड ऑर्डर में आप लिख सकते हैं कि रेट बराबर होगा किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की स्क्वायर के। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो भी आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी क्यूब के बराबर होगा रेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में आपने जस्ट ये चीज़ें कवर करनी है, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। वो टाइम जो हमें 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसे हाफ लाइफ कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 10 ग्राम सॉल्ट है और इसे हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अब हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अब हमारे पास अब इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, इसकी हाफ लाइफ होगी 5 ग्राम सॉल्ट जब डिज़ोल्व होगा 50 ग्राम वाटर में, तो ये हाफ लाइफ है सोडियम क्लोराइड और वाटर की एज अ रिएक्टेंट। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ पीरियड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 845 सेंटीग्रेड इज 24 मिनट एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जैसा कि
हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज स्लोएस्ट स्टेप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं और ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। जो हमारे पास डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, उसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है या रिएक्टेंट की, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। जब हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें जो है वो मेजरमेंट करेंगे किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, ये मेथड होता है। तो हमारे पास पहला है फिजिकल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिकल मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला है स्पेक्ट्रोमीट्री। अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, विजिबल रेज को या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, यानी कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ने एब्जॉर्ब की है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। द कंडक्टिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक मेथड जो है वो यूजफुल होता है फॉर दोज रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस इन सॉल्यूशन। ये यूजफुल होता है ऐसे रिएक्शन के जिसमें स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो सॉल्यूशंस में। ठीक, नेक्स्ट है दिस वॉल्यूम चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब वो जो वॉल्यूम का चेंज होना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रेफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड। रेफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है ये एप्लीकेबल है टू रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ये उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जो सॉल्यूशंस में होते हैं वेयर देयर आर चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो आपने इसकी भी जस्ट डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल रोटेशन। एंगल थ्रू व्हिच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय द रिएक्टिंग मिक्सचर इज मेजर्ड बाय अ पोलरीमीटर। only applicable when any of the species in the reaction mixture is optically active। अच्छा, इस पॉइंट में हमारे पास क्या है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है ये सबसे पहले सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है जिनमें कोई ना कोई ऐसी स्पीशी मौजूद हो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशी कौन सी स्पीशी को कहते हैं? जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ लाइट को मेजर करते हैं बाय पोलरीमीटर। तो ये थे फिजिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के। अब हमारे पास एक केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपने जस्ट ये चीज़ें करनी है, ये सूटेबल है फॉर रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। केमिकल मेथड भी सिर्फ ऐसे रिएक्शंस के लिए सूटेबल है जो सॉल्यूशन में हो, और टाइट्रेशन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है केमिकल मेथड की। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आपने सबसे पहला पॉइंट ये करना है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कॉलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है किसी इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इफेक्टिव कॉलिजन के लिए। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होती है? वो कॉलिजन जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। तो उस इफेक्टिव कॉलिजन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी होमोजीनस मिक्सचर। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं उनका होमोजीनस मिक्सचर में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन फॉर व्हिच द एनर्जी इज मैक्सिमम। It is short-lived species and decompose into product immediately। अब हमारे पास जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व, यानी रिएक्शन में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सब का अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती हैं, बिल्कुल थोड़े से ही टाइम के लिए
ये रुकती हैं और ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। जो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है नोट, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन की वो कम होती है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन, वाइल रिवर्स इन ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हम इस स्टेटमेंट को उल्टा कर देंगे, उस टाइम हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो नीचे दिए गए मेथड्स हैं इनके आपने जस्ट नेम याद करने हैं और इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है कि ये जो मेथड्स हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, थर्ड है डिफरेंशियल मेथड, फोर्थ है हाफ लाइफ मेथड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और नंबर फिफ्थ है मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस, इसे हम अब डिस्कस करेंगे। तो जो मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस है वो जस्ट आपने इतना करना है, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें एक रिएक्टेंट जो है वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होगा, कम क्वांटिटी में, और दूसरा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। द सब्सटेंस टेकन इन स्मॉल अमाउंट कंट्रोल द वेट एंड ऑर्डर इज नोटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक, आपने जस्ट इसमें सिर्फ इतना ही करना है और आगे कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने लाजमी करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जस्ट ये 3 पॉइंट्स हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अच्छा, अब हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केमिकल रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। नंबर थर्ड है द न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू दोज रिएक्शंस इन विच बॉन्ड्स आर रीअरेंज्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो फास्ट रिएक्शन है वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिकम्पोजिशन। ठीक, नंबर सेकंड पर जो फैक्टर इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें जस्ट ये बात है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट उतना फास्ट होगा, और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की रिएक्शन उतना स्लो होगा। एग्जाम्पल है कंबस्शन दैट अकर स्लोली इन एयर 21% ऑक्सीजन विल अकर और रैपिडली इन प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, यानी हम अगर कंबस्शन करते हैं एयर में तो वो स्लोली होती है, क्यों, क्योंकि एयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है। अगर हम उसको प्योर ऑक्सीजन में करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2। नंबर 3 है हमारे पास सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को वो कौन सा है, सरफेस एरिया। इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड अल्टीमेटली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अच्छा, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वो रिएक्टेंट को ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा रिएक्टेंट के एटम और मॉलिक्यूल्स को कि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करें, और अल्टीमेटली फिर हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास में पानी है और एक बॉटल में पानी है, तो अगर आप बॉटल से पानी निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि बॉटल से जो निकालने के लिए सरफेस एरिया है वो बिल्कुल कम होता है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप गिलास से पानी नीचे गिराएंगे तो वो एज कम्पेयर टू बॉटल जल्दी निकलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। नंबर 4 हमारे पास जो फैक्टर इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को वो है लाइट।
Light is consist of photons having definite amount of energy depending upon their frequencies. When the reactants are irradiated, this energy becomes available to them and rate of reaction are enhanced. The reaction of methane and chlorine molecule requires light. अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि लाइट किस चीज़ की बनी हुई होती है. लाइट हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास फोटॉन्स की बनी हुई होती है और फोटॉन में एक फिक्स या स्पेसिफिक अमाउंट होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही होती है, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर. और जब रिएक्टेंट जो है वो इरिडिएट होते हैं इस एनर्जी के साथ, तो उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. ठीक. नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. अब हमारे पास इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर. तो ये सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज ड्यू टू टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कॉलिजन जो है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू टेम्परेचर. उसके बाद है एरिनस इक्वेशन. तो आपने एरिनस इक्वेशन को कंप्लीट नहीं करना, इसमें जस्ट आपने ये पॉइंट करने हैं कि एरिनस इक्वेशन हमें क्या बताती है. दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. एरिनस इक्वेशन सिर्फ हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट एंड रिएक्शन ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी हैव लो के वैल्यूज. ठीक. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे ही इंक्रीज होगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी हैव लो के वैल्यूज. नेक्स्ट है एरिनस इक्वेशन डिपेंड अपॉन द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस. एरिनस इक्वेशन किस पर डिपेंड करती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस. यहाँ से आपने जस्ट यही करना है. नेक्स्ट है हमारे पास कैटालाइसिस. The process which takes place in the presence of catalyst is called catalysis. वो प्रोसेस जो कि in the presence of catalyst में होता है उसे क्या कहते हैं, कैटालाइसिस कहते हैं. और कैटलिस्ट आप सब लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा. यहाँ मैं आपको फिर से बता देती हूँ. Catalyst is defined as substance which alters the rate of chemical reaction but remains chemically unchanged. कैटलिस्ट जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, उसके रेट को चेंज करता है पर खुद अनचेंज्ड रहता है. ठीक है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट की सिर्फ दो टाइप्स होती हैं. पहली होमोजीनस कैटलिस्ट. होमोजीनस कैटलिस्ट कौन से होते हैं, कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज एंड द रिएक्टिंग सिस्टम सम इन होमोजीनस थ्रू आउट. अच्छा, इसमें सिंपल सी बात ये है कि होमोजीनस कैटलिस्ट वो होते हैं कि कैटलिस्ट का फेज और रिएक्टिंग सब्सटेंस का फेज सेम हो, दोनों एक ही फेज में हो. अगर हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट जो है गैसियस स्टेट में है तो हमारे पास कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए. और अगर हमारे पास रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो हमारे पास कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए. तो इस तरह के कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, होमोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं. और इसकी एग्जांपल है इफ 3 रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट. अगर 3 रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में हैं, सो कैटलिस्ट मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ गैस, सो दिस इज कॉल्ड होमोजीनस कैटालाइसिस. तो इसका नेक्स्ट है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस. हेट्रोजीनस कैटालाइसिस हमारे पास क्या होती है कि जिसमें कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेज. कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का जो फेज है वो डिफरेंट होना चाहिए. मोस्टली द कैटलिस्ट आर इन सॉलिड फेज. और हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में मोस्टली कैटलिस्ट सॉलिड फेज में ही होते हैं. एग्जाम्पल, इफ 2 रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट. 2 रिएक्टेंट हमारे पास गैसियस स्टेट में है बट कैटलिस्ट इज इन सॉलिड स्टेट. पर कैटलिस्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो ये हमारे पास हेट्रोजीनस कैटालाइसिस होगी. अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे और यहाँ से भी आप लोगों ने जस्ट इन पॉइंट्स को जहन में रख लेना है. आप लोगों के पढ़े हुए हैं तो हम जस्ट इनको रीड आउट करते हैं और इसकी डिटेल में नहीं जाते. सबसे पहला काम क्या होता है कैटलिस्ट का, वो अल्टर करता है द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, कैटलिस्ट एंड ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट हमारे पास अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट है मेटल कैटलिस्ट इज यूज्ड टू इफेक्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मेटल कैटलिस्ट मोस्टली यूज कब होते हैं, जब वो इफेक्ट करें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को. ठीक. नेक्स्ट है अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव
व्हेन इट इज प्रेजेंट इनफ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो मोर इफेक्टिव कब होगा, जब वो हमारे पास बारीक पाउडर की फॉर्म में पिसा हुआ होगा। लेट्स सपोज आप अगर कहीं पर आयरन को एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं, आयरन का आप वहाँ पर पीस रख रहे हैं, तो ये कम इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दोज कैटलिस्ट जहाँ आप आयरन का पाउडर बनाकर पाउडरी फॉर्म में रखेंगे, तो वहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है कैटलिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता ऑफ अ रिएक्शन, बट इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश्ड अर्लियर। कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता और ये हेल्प करता है किसकी, इक्विलिब्रियम की, टू बी एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, जल्दी इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। कैटलिस्ट अपने अपने एक्शन के स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर रिएक्शन का कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी रिएक्शन का कैटलिस्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और वहाँ पर आप आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर इफेक्ट द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर इफेक्ट करता है रोल ऑफ कैटलिस्ट को। और लास्ट है कैटालाइटिक पॉइजनिंग हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस which render them ineffective. The poisoning of catalyst may be temporary or permanent. ये भी इतना खास पॉइंट नहीं है, जस्ट देख लेना है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। A substance which promotes the activity of catalyst is called promoter or activator. अब वो सब्सटेंस मौजूद हो रिएक्शन में जो प्रमोट करे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। अब हमारे पास दो तरह की कैटालाइसिस होती है, एक नेगेटिव कैटालाइसिस when the rate of reaction is retarded by adding a substance, then it is said to be negative catalyst or inhibitor। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को ये कम कर दे बाय एडिंग अ सब्सटेंस, यानी जब हम ये कैटलिस्ट ऐड करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्डेड कर दे, यानी उसे कम कर दे या उसे मुकम्मल तौर पे स्टॉप कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये कैटलिस्ट जो है नेगेटिव कैटलिस्ट है और इसका दूसरा नाम इनहिबिटर भी है। तो आपने नेगेटिव कैटलिस्ट का दूसरा नाम याद रखना है, इनहिबिटर, और ये आप लोगों ने बायोलॉजी में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट है ऑटो कैटलिस्ट। अब ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के बाद अगर उस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है और वो प्रोडक्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है, उसकी स्पीड को बढ़ा रही है, एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रही है, तो उसे ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज अलाउड टू रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। इसकी एग्जाम्पल है जब कॉपर को अलाउ किया जाता है टू रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम कैटालाइसिस। तो सबसे पहला है यूरिया अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस इनटू NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरेज प्रेजेंट इन सोयाबीन। तो आपने इनको जस्ट ऊपर से देख लेना है बट थोड़ा बहुत याद रखना है। यूरिया की हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर है, यूरेज, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सोयाबीन में। ठीक, नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज प्रेजेंट इन यीस्ट। ठीक है, अब जो कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है उसकी हाइड्रोलाइसिस कब होगी, पहले तो हमारे पास जो शुगर है वो किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है, तो उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, इन्वर्टेज, और इन्वर्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है, यीस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होता है बाय एंजाइम जाइमेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है, जाइमेज, प्रेजेंट इन द यीस्ट, और ये भी यीस्ट में प्रेजेंट होता है एंजाइम। अब ऐसा नहीं है कि आपको यूरिया की हाइड्रोलाइसिस करवानी है और आप जो है वो एंजाइम जाइमेज यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, यानी हर रिएक्शन के लिए आपको स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस के कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे पहला ये लोअर करता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को कम करता है। सेकंड है एंजाइम कैटालाइसिस इज हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम की जो कैटालाइसिस है वो हाईली स्पेसिफिक है, मतलब हर एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है अपने रिएक्शन के लिए। थर्ड है हमारे पास एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन हैव द मैक्सिमम रेट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उस वक्त जो एंजाइम की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है किसी भी रिएक्शन में वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी।
नंबर 4 है रेट पास थ्रू अ मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर pH नोन एज एन ऑप्टिमम pH। जिस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, एंजाइम का वर्किंग फंक्शन ज़्यादा होगा, उसी तरह जब ऑप्टिमम pH होगी तो उस टाइम पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ग्रेटली इनहेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम और एक्टिवेटर। जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है एंजाइम की वो कब इंक्रीज होगी, जब वहां पर क्या प्रेजेंट हो, पर कोएंजाइम प्रेजेंट हो या एक्टिवेटर प्रेजेंट हो। तो ये था हमारा चैप्टर विच इज अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स, और इस चैप्टर के हमने तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि यूसेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अब आपके कमेंट के आंसर करते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैम हमें बुर्सलारी स्कॉलरशिप का प्रोसेस बता दें और ये बताएं कि बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे और कब हमें ईमेल आएगी। तो मैं यहाँ आपको डिटेल्ड प्रोसेस बता देती हूँ बुर्सलारी स्कॉलरशिप का, और बुर्सलारी स्कॉलरशिप पर मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है बुर्सलारी स्कॉलरशिप के प्रोसेस में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट सबमिशन, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन में पहला क्वेश्चन ये होता है क्या हमें डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करने होंगे, तो नहीं, डॉक्यूमेंट्स आप लोग ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। पर ये होता है कि एप्लीकेशन की डेडलाइन सम टाइम पहले होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप डेडलाइन के बाद भी सबमिट करवा सकते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी। नेक्स्ट होती है प्री एवेल्यूएशन। प्री एवेल्यूएशन में आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाता है और फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू इन्विटेशन, फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए ईमेल्स आना शुरू होती हैं और फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है। आफ्टर द इंटरव्यू एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन, दोबारा से एवेल्यूएशन और सिलेक्शन होती है, यानी जो भी आपका इंटरव्यू का रिस्पांस था और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको एक दफ़ा फिर से चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और सिलेक्शन की जाती है। लास्ट में रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस होता है और फिर आप ट्रैवल करते हैं टू टर्की एंड देन आपकी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट होती है। अच्छा, जो मेन क्वेश्चन एक और आ रहा था कि बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए ईमेल्स कब तक आएंगी। बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को ईमेल्स आ चुकी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अगर कोई रह गया है तो उसको 1-2 दिन में ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक से इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।